नमस्कार। आज हमारा फोर्थ सेशन L2 इन्वेस्टर्स। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक टेक्निकल एस्पेक्ट पर कैसे खोजे जाएं। कल हमने देखा था कि फंडामेंटल एस्पेक्ट कौन कौन से देखने हैं और आपको ढेर सारी चीज़ें बताई थी। तो आज हम देखेंगे कि टेक्निकल जो चार्ट हैं उनसे हम किसी स्टॉक को कैसे ब्रेकआउट पता कर सकते हैं, कहाँ उसे बाय कर सकते हैं और कैसे उसे होल्ड कर सकते हैं और कहाँ उसे सेल कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को बाय करना, होल्ड करना और सेल करना, तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने स्टॉक बाय किया और अब उसे सही समय तक होल्ड नहीं कर पाए तो भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम इस समय कोशिश कर रहे हैं कि आपको तीनों पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। और जो कल हमने सीखा था उसे मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि हमने कल क्या देखा था। कल हमने देखा था कि हमें देखना है कि किसी स्टॉक को देखते समय कि उसका अर्निंग ग्रोथ का ट्रेंड कैसा है, क्या उसमें लगातार ग्रोथ चली आ रही है, क्या उसके लगातार सेल्स बढ़ रही हैं, क्या रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, क्या प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और भी ढेर सारी चीजें जो हम चाहते थे कि वहां पर तेजी से बढ़ पाए और उस तरह के स्टॉक को हम चूज कर पाए। तो उस चीजों को हमें कल हमने दिखाया था कि आपको किस तरह के स्टॉक को में ट्रेंड को देखा जाना है। फिर हमें देखना है कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है उसके तरह की बाकी कंपनियों के साथ। बाकी कंपनियों के साथ मतलब कि जैसे हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी देखते हैं तो हम बाकी की सॉफ्टवेयर कंपनी से उसे कंपेयर करेंगे। मैं आपको बताऊंगी, कल आपको मैंने एक वेबसाइट बताई थी manucontrol.com, जो सभी को मालूम है। हम आगे भी कई तरह की वेबसाइट बताएंगे जहां पर आपको फ्री में ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे और आप स्टॉक को आसानी से कंपेयर कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी सिमिलर कंपनीज हैं उनसे कंपैरिजन आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर नीचे लगातार 3 4 5 कंपनी से कंपैरिजन मिल जाएगा जहां पर आप उनकी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। फिर था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की कंपनी पर लोन ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्टर वाइज फिर से तुलना करनी है। अगर रियल एस्टेट की कंपनी है तो उस पर डेफिनेटली ज्यादा डेट होगा, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उस पर डेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको फिर से कंपेयर करना है सेम सेक्टर की कंपनी के साथ। फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, ये हमने देखा था कि पीई रेशियो है वो कम होता है तो हमने देखा कि जनरली स्टॉक अच्छा होता है। लेकिन हमने फॉरवर्ड पीई के बारे में भी देखा था कि जरूरी नहीं है कि पीई रेशियो ज्यादा है तो स्टॉक आगे आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता। वैसे ही हमने देखा था पी बाई बी रेशियो, प्राइस बाई बुक वैल्यू, तो वो भी एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में हमने कल समझा था। एंड फिर कंपनी से डिविडेंड किस तरह से मिलते हैं और डिविडेंड का क्या इंपॉर्टेंस है। लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी ठीक मानी जाती है। ऐसा जरूर नहीं है कि जो लगातार कंपनी डिविडेंड दे ही रही है वही बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही है वो अच्छी है। स्टॉक मार्केट में फिर से मैं बता दूं, हम डिविडेंड लेने नहीं आए हैं। डिविडेंड हमें मिलता कितना है, शायद वो एफडी के रेट के बराबर भी नहीं होता। और हमें ऐसा सेफ रिटर्न अगर चाहिए तो हमें एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए फिर, राइट। और जब एफडी में आप रिटर्न लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका अगर 6% का रिटर्न है और इन्फ्लेशन अगर 5 से 6% है, या 5% भी इन्फ्लेशन मान लूँ, तो आपका 1% का पर ईयर रिटर्न हुआ। तो 100 सालों में जाकर आपकी पैसे की वैल्यू एक्चुअली डबल होगी। और 6% आपको एफडी में मिल रहा है जो करंट रेट है, और 5% का इन्फ्लेशन है, तो आपको 1% ही आपके पैसे पर ग्रोथ मिली। अगर ये चीजें कांस्टेंट मान लूं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पैसे की वैल्यू 100 सालों में जाकर डबल होगी। ठीक है, जो पैसे की बाइंग कैपेसिटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर हमने देखा था इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, कि कंपनी की लीडरशिप कैसी है। और लीडरशिप में मैं हमेशा तुलना करता हूँ कि मुकेश धीरूभाई भाई अंबानी ग्रुप और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, दोनों में लीडरशिप का ही डिफरेंस था। और दोनों कंपनीज ने काफी ज्यादा दोनों ग्रुप ने कहना चाहिए कंपनी ने काफी ज्यादा अंतर इसी वजह से दिखाया। और इसके अलावा हम कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी देखते हैं। और कल के पॉइंट्स आपको समझ में आए थे। तो मेरा एक प्रश्न है, जिन लोगों ने प्रीवियस को सेशन अटेंड किया था वो इसका आंसर ना करें। जिन लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया वो उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दो स्टॉक दिखा रहा हूँ, दोनों ही टायर और ट्यूब जो व्हीकल्स के लिए बनाते हैं वो कंपनी है। एक है एमआरएफ और दूसरी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। एमआरएफ का शेयर प्राइस है 76,134 रुपये 65 पैसे। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का करंट मार्केट प्राइस जो फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ है उसके हिसाब से 2,085 रुपये 65 पैसे। अब आप बताइए कि एमआरएफ सस्ता शेयर है या बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सस्ता शेयर है। बोलेंगे राजेश्वर भाई, दिनेश भाई, प्लीज बताइए। किरण, कौन सस्ता शेयर है, एमआरएफ ज्यादा सस्ता शेयर है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ज्यादा सस्ता शेयर है?
MRF MRF सस्ता शेयर है, ऐसा क्यों? पी रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं तो। हाँ ठीक है, ना केवल पी रेशियो के अकॉर्डिंग, हमें ऐसा लगता है कि 76 रुपए का स्टॉक जो है, 76,000 रुपए का एमआरएफ ज्यादा महंगा स्टॉक है और बालकनी इंडस्ट्रीज बड़ा सस्ता सस्ता स्टॉक है। एमआरएफ सिर्फ लोग दिखाने के लिए एक दूसरे को यूज करते हैं कि 76,000 रुपए का स्टॉक है और इसे तो कौन खरीदेगा। बट विश्वास कीजिए, ये 2,485 रुपए के बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से काफी सस्ता स्टॉक है, सस्ता ही नहीं काफी सस्ता स्टॉक है। क्योंकि इसे पहले इस तरीके से समझिएगा, जिस बेसिक तरीके से हमने पहले समझा था कि एक कंपनी की वैल्यू मैं कहता हूँ टोटल वैल्यू 1,000 रुपए है और उसके मैं 10 शेयर जारी कर देता हूँ मार्केट में, तो पर शेयर की वैल्यू होगी 100 रुपए। लेकिन अगर उस कंपनी के मैं 1,000 शेयर जारी कर दूं तो उसी कंपनी के शेयर की वैल्यू होगी 1 रुपए। तो शेयर की जो वैल्यू है या एक शेयर की वैल्यू है, वो आपको उस वो शेयर को सस्ता या महंगा नहीं बनाती। सस्ता या महंगा बनाती है कि उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, या कंपनी का पी रेशियो कितना है, या कंपनी का पीबी रेशियो कितना है। तो जैसे आपने देखा कि प्राइस बाय अर्निंग रेशियो एमआरएफ के केस में 26.7 है और पी रेशियो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के केस में 33.7 है। तो पी रेशियो के हिसाब से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ज्यादा महंगा शेयर हुआ। पीबी रेशियो के हिसाब से भी देखेंगे तो 2.41 है प्राइस बाय बुक वैल्यू एमआरएफ का, जबकि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस हिसाब से करीब करीब 6-7 गुना ज्यादा महंगा शेयर है और उस केस में उसका पीबी रेशियो 8.02 है। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो एमआरएफ का ज्यादा है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का कम है। और डेट टू इक्विटी रेशियो में भी आप देखेंगे तो एमआरएफ पर केवल 0.13% का 0.13 है जो डेट रेशियो है, और जबकि डेट टू इक्विटी रेशियो बालकृष्ण इंडस्ट्री में ज्यादा है। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, 10 रुपए से कम का है, तो जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक सस्ता है। डिपेंड करता है कि उस कंपनी के कितने हिस्से हैं, कितनी इक्विटी की गई है, कितने शेयर बनाए गए हैं और पर शेयर उसकी अर्निंग कितनी है, इस हिसाब से उस शेयर को देखें। हाँ ये तय बात है कि एमआरएफ के शेयर को या जो शेयर 1,000 रुपए से ऊपर का होता है उसे छूने की हिम्मत जनरली नहीं पड़ती है लोगों की। और यही रीजन होता है कि जो शेयर बढ़ता होता है वो बढ़ता ही चला जाता है, जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं उसे खरीदते ही चले जाते हैं, और जो लोग नए स्टॉक मार्केट में घुसते हैं उन्हें इस बात की तलाश रहती है कि उन्हें कोई ऐसा पेनी शेयर मिल जाए जो अगले एक साल में उन्हें 100 गुना का रिटर्न दे दे। बुरा मत मानिएगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो हमें स्टॉक को सेलेक्ट करते समय हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि हम शेयर की जो फेस प्राइस है उसको ना देखें, तो शेयर की प्राइस होनी चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान दें। तो इस हिसाब से हम सही शेयर चूज कर पाएंगे, हम सही शेयर पता कर पाएंगे कि कौन सा शेयर हमें लेना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि 76,134 रुपए का एमआरएफ का शेयर बालकृष्ण इंडस्ट्री के 2,485 रुपए के शेयर से काफी सस्ता है। ये बात अगर आप किसी नए व्यक्ति को मार्केट में कहेंगे तो वो कहेगा कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन आप अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया है तो आप इसे समझते हैं। अदरवाइज आपको यूट्यूब पर लिंक मिल जाएगी, यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी और आप चाहेंगे तो आप वहां से जा करके पुनः कल के वीडियो और उससे पहले के वीडियो देख सकते हैं। ये चौथा सेशन है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं हर सैटरडे और संडे। आगे हम चलते हैं कि चार्ट क्या होता है, या किसी चार्ट, कल हमने देखा था फंडामेंटल के हिसाब से हम किसी शेयर को कैसे चूज करें, लेकिन अगर हम देखें कि टेक्निकल के चार्ट के हिसाब से हम शेयर को कैसे चूज करें, तो टेक्निकल चार्ट देखना ही क्यों है अगर आपको फंडामेंटल वैल्यूज मालूम है तो एक बात जो मार्केट एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि फंडामेंटल चीजें कभी कभी रियल पिक्चर या रियल वैल्यू नहीं दिखाती जो शेयर की होनी चाहिए, या शेयर को कब लेना चाहिए उसे सही तरीके से पता नहीं चलता। इंडियन स्टॉक मार्केट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो काफी पुअर है काफी कंपनीज का, मैं हर एक कंपनी के बारे में नहीं कहूंगा, एंड सॉरी टू से दैट। और इस वजह से जो बैलेंस शीट में सही चीजें आपको दिखाई नहीं देती। सत्यम कंप्यूटर्स के केस में सबसे पहले बैलेंस शीट ही फोर्स की गई थी और इन्वेस्टर्स को लगा तो कंपनी बड़ा अच्छा काम कर रही है और शेयर प्राइस कहीं से कहीं पहुंच गए। लेकिन क्या होता है कि बैलेंस शीट अल्टर की कर दी जाती है, बैलेंस शीट पर सही चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट पर कोई भी चीज नहीं छुपती। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरह से गलत है, फंडामेंटल एनालिसिस भी अपनी जगह रखता है, लेकिन अगर फंडामेंटल से टेक्निकल चार्ट को जोड़ दिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आपको समझना यह है कि टेक्निकल चार्ट से कि आपको कहाँ इंटर करना है,
ठीक है, और कब तक प्रॉफिट को बर्दाश्त करना है। मैं प्रॉफिट को बर्दाश्त करने की बात ये इसलिए कह रहा हूँ कि सामान्यतया लोगों से प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही प्रॉफिट आना शुरू होता है, लोगों को जल्दी मचती है कि वो प्रॉफिट को लेकर निकल जाएं, कहीं और नुकसान ना हो जाए। वो थोड़ी मोटी जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट ऊपर नीचे जाता है, उसे वो झेल नहीं पाते हैं और निकल जाने की कोशिश करते हैं, और बाद में इस बात को लेकर पछताते हैं कि अगर हम इस स्टॉक में बने होते तो आज हमारे पैसे इतने हो चुके होते। लेकिन आप बने होते तब ना। तो आपका बना रहना किसी भी स्टॉक में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ उस स्टॉक से बाहर निकलें, कब आपको प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमें अपने पैसे को ऐसी जगह रखना है, हमें अपने पैसे को ऐसी जगह रखना है जहां पर हमें मैक्सिमम ग्रोथ मिल पाए, ज्यादातर ग्रोथ हमें उस जगह पर मिल जाए। ऐसा ना हो कि हम एक स्टॉक को लेकर बैठे और वो नीचे जाता चला जा रहा है, हम इस बात का इंतजार करें, नहीं नहीं हम तो लॉस में नहीं निकलेंगे। अरे भाई, उस लॉस के साथ पैसे को निकालिए और किसी ऐसे स्टॉक में डालिए जहां पर ग्रोथ अच्छी हो पाए, तो शायद संभव है कि आप उस लॉस को भी कवर कर लें और उससे ज्यादा भी कमा लें। लेकिन अगर आप अपने ईगो के साथ एक स्टॉक में बैठे रहेंगे तो आपको नुकसान ही होता चला जाएगा। और यस बैंक के, आइडिया के इन्वेस्टर्स इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। फिर हम अब आगे चलें तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो चार्ट है वो तीन तरह की चीजें दिखलाता है। ठीक है, चार्ट पैटर्न में जैसे हम डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन जो चार्ट दिखाता है, एक तो टाइम है जिसके साथ वैल्यू बढ़ती चली जाती है, या फिर जो टाइम के साथ चार्ट आगे चलता चला जाता है और हम देखते हैं कि कंपनी जैसा परफॉर्म करती है चार्ट पर वो दिखना शुरू होता है, चार्ट पर प्राइस दिखना शुरू होते हैं, और साथ ही साथ कितने लोग उसे बाय या सेल कर रहे हैं वो वॉल्यूम भी दिखाई देना शुरू होता है। और जो वॉल्यूम दिखाई देना शुरू होता है कि वॉल्यूम कितना कम और ज्यादा हो रहा है, इस बात की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। चार्ट में जितने भी इंडिकेटर आप मार्केट में देखते हैं, ज्यादातर 99% इन्वेस्टर्स जो इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस के हिसाब से ही देखते हैं। और प्राइस के हिसाब से, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर वो प्राइस और वॉल्यूम से ही बना हुआ है, कोई भी इंडिकेटर सामान्यतः ऐसा नहीं होता जो प्राइस को ना इंक्लूड करे। इसलिए अगर आप प्राइस एक्शन को एक बार अच्छी तरह से समझ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा मैंने वर्ड यूज किया प्राइस एक्शन को, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक बार प्राइस एक्शन को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा कि आप कितनी आसानी से किसी शेयर से प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप घुसे और शेयर गिरा और आप निकले और शेयर बढ़ा, जैसा कि सामान्यतः आपके साथ होता है। एक चार्ट देखिए, ये चार्ट है टीसीएस का, हमने कल भी देखा था। अगर इस तरह का चार्ट हो तब तो इन्वेस्टमेंट करने में बड़ी ही आसानी है। आप इस चार्ट पर कहीं पर भी इंटर करें और साल 2 साल रुकने का मादा रखें, साल 2 साल, कम से कम 2 साल रुकें, आप देखेंगे कि आपको लॉस कहीं पर भी नहीं होता है और ये शेयर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप टीसीएस अभी ले लें और ये आपको प्रॉफिट देता ही रहे। होता क्या है कि टीसीएस जो है वो किसी समय पर, जो हम बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखें तो कहीं यहाँ पर इसकी वैल्यू शायद 300 या 400 रुपए थी, और आज करीब करीब ठीक 9 या 10 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो करीब करीब 4,000 रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में स्टॉक ने 10 गुना रिटर्न दे दिया है। ठीक है, ऐसा शायद ही किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में शेयर मार्केट के अलावा संभव होता हो। आपने किसी मौके की जमीन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लिया और उसके पास से कोई रोड निकल आई तो अलग बात है कि आपकी रियल एस्टेट की प्राइस इतने बढ़ जाएंगे, लेकिन इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर जब आप सेल करना चाहेंगे इस स्टॉक को तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रियल एस्टेट में ये वो लिक्विडिटी आपके पास नहीं होगी कि जब जमीन को बेचना चाहें और जिस प्राइस पर बेचना चाहें उस समय आपको कोई बायर मिल जाए और आपकी जमीन बिक जाए। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर अगर कोई ट्रेंडिंग स्टॉक आपको मिल जाता है और आपकी खरीदने की हिम्मत पड़ती है तो फिर क्या होगा, आप आसानी से उस स्टॉक को खरीद करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आती है, इसको हम कहते हैं एंकर प्राइस। मान लीजिए आपने 300 रुपए में स्टॉक खरीदा था और जब स्टॉक पहुंचा कहाँ पर, 2015 में कहीं, 2015 में कहीं इस प्राइस पर पहुंचा, करीब करीब 1300 के प्राइस पर। आपको लगा मुझे 4 गुना रिटर्न मिल रहा है और आप यहाँ से यहाँ बने हुए थे, लेकिन आपने देखा अरे ये तो काफी दिनों से 2015 से लेकर 2018 तक इसी रेट पर चल रहा है, और आप परेशान होकर आपने इस चार्ट से क्या कर दिया, ये इस शेयर से एग्जिट कर दिया। आपने एग्जिट किया और शेयर बढ़ना शुरू हुआ। अब आज के दिन आप सोचते हैं कि 1300 रुपए का या 1200 रुपए का जो स्टॉक मैंने सेल कर दिया था, आज वो 4,000 रुपए पर है, 3 गुने से ज्यादा हो गया।
जब आप सोचते हैं कि शायद ये और बढ़ सकता है, 4500 रुपए पर तो टीसीएस का बाय बैक है, क्यों ना इसे फिर से बाय कर लूं, फिर आपके मन में आता है 300 रुपए में बाय करके मैंने 1200 रुपए में बेच दिया था, अब मैं उसी से वो 4000 रुपए में खरीदूंगा। तो जो एंकर प्राइस वाली बात है मन में, ये बड़ा परेशान करती है। जो चीज हमने कभी खरीदी थी, हमने प्राइमरी स्कूल में 1 रुपए में 10 गोलगप्पे खरीदे थे। मेरे मित्र हैं दिनेश सोनी, इस मीटिंग में वो जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल जब हम पढ़ते थे तो स्कूल के सामने 1 रुपए में 10 गोलगप्पे मिलते थे, और 10 एक साथ लो तो एक वो फ्री भी देता था। आज किसी भी दिल्ली के मार्केट में चले जाइए, आपको 60 रुपए के 6 से ज्यादा गोलगप्पे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब मैं गोलगप्पे खाना छोड़ दूं, या फिर मैं स्टॉक को ना बाय करूं क्योंकि अब ये महंगा है। बिलीव मी, जो स्टॉक बढ़ता है वो बढ़ता ही चला जाता है, और जो गिरता है वो गिरता ही चला जाता है। हाँ, एक और गलत नोशन है मार्केट में कि जो स्टॉक गिर रहा है, काफी गिर चुका है, उसको बाय कर लें। बिलीव मी, जो गिरता है वो गिरता ही चला जाता है। कभी भी फॉलिंग नाइफ को, गिरते हुए चाकू को पकड़ेंगे तो आपका हाथ लाल ही होगा। ठीक है, इसलिए कोशिश ऐसी करें कि आप, हाँ, आप कोशिश ऐसी करें कि आप ये समझें कि किसी भी फॉलिंग नाइफ को, आपको किसी गिरते हुए स्टॉक को कैच नहीं करना है। यस बैंक काफी गिर गया और खरीद लें और गिर जाएगा, आइडिया काफी गिर गया और खरीद लें और गिर जाएगा। इसलिए आप बी ग्रेड या सी ग्रेड स्टॉक ना खरीदें। कोशिश करें कि एसएनपी के 500 जो टॉप स्टॉक हैं, आप चाहेंगे तो आपको एसएनपी 500 इंडियन मार्केट पे डालेंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसमें से जो स्टॉक जो आप अपने डेली रूटीन में देखते हैं, जो चीजें यूज करते हैं, उनका स्टॉक वॉच करना शुरू कीजिए और उन पे ये सारे पैरामीटर्स दिखाइए जो कल और आज में बताए जा रहे हैं, और फिर स्टॉक चूज कीजिए और फिर खरीदिए। हम यहाँ कोई भी स्टॉक सजेस्ट नहीं करेंगे, आपको खुद ही स्टॉक खरीदना है। ठीक है, तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं, नाम ही ऐसा है लर्न एंड अर्न, कि आप सीखिए और इन्वेस्ट कीजिए। और डेफिनेटली अगर आप इन पैरामीटर्स के साथ चलेंगे, जो आपको टेक्निकल्स बताए जा रहे हैं, फंडामेंटल्स बताए जा रहे हैं, और जो डिसिप्लिन आपको रोमा मैडम बताती हैं, आप उनके साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे और आप मनी ग्रो करेंगे। और हम लोगों ने 2004 में मार्केट में जब इंटर किया तो ये सारी सुविधाएं नहीं थी, ना हमें इतनी चीजें मालूम थी, और डेफिनेटली उस समय हम लोगों को भी काफी लॉस हुआ। लेकिन अब एक्सपीरियंस के साथ हम आपको ये चीजें बता सकते हैं, और साथ ही साथ ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा है कि आप किसी दूसरे की गलती से सीख जाएं बजाय खुद की हुई गलती से। तो कभी भी गिरते हुए स्टॉक को खरीदने की कोशिश ना करें, आपको नुकसान ही होगा, प्रॉफिट की संभावना काफी कम होती है। अगली स्लाइड पर आते हैं कि एक मिथ है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में थोड़े बहुत एक्टिव हैं उन्हें मालूम होगा कि मिथ क्या है। मिथ ये है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, वो तो ट्रेडिंग के लिए है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं भी दिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस आप इन्वेस्टिंग पर यूज कर सकते हैं। और एक सलाह और दूंगा कि आप शेयर मार्केट में भी नए आ रहे हैं तो आप पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और बाद में ट्रेडिंग करना शुरू करें। लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट में पहले ट्रेडिंग करते हैं और शेयर खरीद कर रख लेते हैं, और बाद में जब लॉस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उनका वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे ही बनते हैं कि कोई शेयर खरीदा और नुकसान हो गया तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। नहीं, ये गलत तरीका है। ये मजाक करने की बात अलग है, लेकिन सही बात यह है कि आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना सीखना है, और आपको मल्टीपल ग्रोथ आने लगे, आपको समझ आने लगे चीजें, पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप खुद से लग कर देखिए कि आपने स्टॉक आज बाय किया होता तो आगे क्या होता, डीमेट अकाउंट खोलिए और फिर धीरे धीरे कम मात्रा में स्टॉक खरीदना शुरू कीजिए, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप उसे स्केल अप करना शुरू करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत सुंदर तरीके से काम करता है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। हाँ, लेकिन आपको जो टाइम फ्रेम चूज करना है, जब स्टॉक मार्केट पे जाएंगे तो जो कैंडल बनती है वो टिक बाय टिक भी बनती है, मतलब हर एक ट्रेड पर एक कैंडल बन रही है, या फिर आपकी बनती है हर मिनट पर कैंडल, फिर बनती है हर 2 मिनट पर, हर 5 मिनट पर, हर 15 मिनट पर, हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में। आप जो भी टाइम फ्रेम यूज करेंगे उसके हिसाब से वो कैंडल दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो 5 और 15 मिनट की कैंडल भूल जाइए, उसका आपके इन्वेस्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे केवल वीकली और मंथली कैंडल्स। मैं इन्वेस्टमेंट उस चीज को कह रहा हूं जो कम से कम आप 3 साल रखने को जिस शेयर के लिए तैयार हूं, और आप साल भर भी रखना चाहते हैं तो वीकली कैंडल से नहीं। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि हमें मंथली और वीकली चार्ट का उपयोग करना है, और मंथली और वीकली चार्ट का उपयोग करके ही हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे। अब मंथली और वीकली चार्ट से हम क्या क्या देख सकते हैं, तो मंथली और वीकली चार्ट से आपको, देखिए, जो चार्ट पैटर्न होते हैं करीब करीब 1500 प्रकार के होते हैं, और ना ही सारे की आपको जरूरत है, ना ही सारे को समझाया जा सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए 3 पैटर्न में आपको बता रहा हूँ जो आप वीकली और मंथली चार्ट पर देख सकते हैं। एक को हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न, दूसरे को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और तीसरे को हम बोलते हैं मल्टीपल बॉटम पैटर्न।
तो ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और मल्टीपल बॉटम पैटर्न है, ये कैसे काम करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न समझते हैं कि पैटर्न क्या होता है। ये है आपका पहला राउंडिंग बॉटम पैटर्न और आप देखेंगे कि एक स्टॉक यहाँ ऊपर से गिरना शुरू हुआ और गिरते गिरते इसने काफी हैवी वॉल्यूम बनाया। जो नीचे जो आपको मीनारें दिखाई दे रही हैं एक्चुअली वॉल्यूम की मीनारें हैं, और ये जो रेड लाइन, जो रेड एरो है आपको बता रहा है स्टॉक नीचे गिरता चला जा रहा है और यहाँ पर ये काफी तेज वॉल्यूम आपको दिखाई देता है कि लोग काफी तेजी से इस शेयर को बेच, और जब जैसे ही ये बॉटम बनाना शुरू करता है वैसे ही आप देखेंगे क्या होता है, वॉल्यूम में कमी आती चली जाती है। यहाँ वॉल्यूम काफी ज्यादा था जहां पर स्टॉक नीचे गिर रहा था, और अब वॉल्यूम में कमी आती चली गई, और उसके बाद आप देखेंगे कि बीच में स्टॉक कहीं कहीं ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है और ढेर सारे ऐसे ऊपर हर्डल्स क्रिएट कर देता है। जब ये स्टॉक उन दोनों तीनों हर्डल, देखिए यहाँ हर्डल है फिर यहाँ हर्डल है, जैसे ही इस हर्डल को तोड़ करके बाहर निकलता है वैसे ही आपको इस स्टॉक पर एंट्री करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको स्टॉक पर कहाँ एंट्री करनी है। ध्यान रखिएगा, जब मंथली कैंडल पूरी हो जाएगी तभी आप स्टॉक में एंट्री करेंगे। आपको लगता होगा क्यों ना हम जहां पर ये रेड कैंडल बनी हुई थी वहां एंटर कर जाते, तो संभावना है कि ये एंट्री जो आप करना चाहते हो फेल हो जाए और आपको लॉस होना फिर से शुरू हो जाए। इसलिए थोड़ा महंगा खरीदें यानी अच्छा खरीदें। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार वाली कहावत तो आपने सुनी होगी ना। तो इस वजह से आपको स्टॉक को खरीदना है मंथली कैंडल के एंड होने पर, और फिर आपको पेशेंस के साथ बैठना है। आपका स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके ठीक नीचे का जो पॉइंट है वो क्या होगा, वो स्टॉप लॉस होगा। और इसके ऊपर ये जहां आपने एंट्री की है उसके ऊपर जैसे ही स्टॉक चलना शुरू होगा आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। अब हम एग्जिट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको दे सकता है, जिस लाइन से देखिए एक लाइन बनी हुई है काली यहाँ पर जिस पर एक एरो बना हुआ है, इस एरो की जो डेप्थ है इतने ही ऊपर ये स्टॉक ऊपर बढ़ सकता है और आपको इतना टारगेट मिनिमम दे सकता है। तो जितना ये नीचे गया था इस लाइन से उतने ही ऊपर का आराम से आप टारगेट लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब ये पैटर्न जो लोग हैं इंट्राडे में भी यूज करते हैं, वो इसे 15 मिनट के चार्ट पे भी यूज करते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इसे यूज करना है वीकली और मंथली चार्ट पर। अब हम देखते हैं दूसरा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आप देखेंगे तो ये एक्चुअली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। अगर आप इसे ठीक इसकी मिरर इमेज बनाकर देखें, उल्टा देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि बीच वाला जो हेड है वो सबसे ऊंचा होगा और शोल्डर्स कैसे होंगे, नीचे होंगे दोनों। तो ये शोल्डर जहां से स्टॉक नीचे गया था और बार बार जिस लाइन को आकर टच कर रहा है उसे हमने कहा नेक लाइन। और आप देखेंगे सबसे लेफ्ट में जो लेफ्ट शोल्डर है वहां से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की और फिर नीचे आया और काफी ज्यादा नीचे आया और उसने एक हेड बनाया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश की और फिर से नीचे आया और उसने राइट शोल्डर बनाया। और जैसे ही इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा वैसे ही आप स्टॉक को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और यहां से स्टॉक फिर आपको उतना रिटर्न दे सकता है जितना इस हेड की नेक लाइन से डेप्थ है। जो हेड का सबसे निचला पॉइंट है उसको अगर आप नेक लाइन से मिला देंगे तो आपको इतनी डेप्थ के बराबर प्रॉफिट मिलने की सामान्यतया संभावनाएं होती हैं। अब जब आप ब्रेकआउट पकड़ेंगे तो आप देखेंगे सामान्यतया ब्रेकआउट पर जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम नीचे गिरा हुआ है और शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब इस बात की संभावना है कि स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है और वो फॉल्स ब्रेकआउट हो, वो झूठा ब्रेकआउट हो और स्टॉक फिर से नीचे गिर जाए। ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट पे सारी चीजें संभावनाओं के हिसाब से काम करती हैं। आप संभावनाओं के हिसाब से ये कर सकते हैं कि आप अपने 10 में से 7 या 6 ट्रेड सही कर लें। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि अगर 10 में से आपके 6 या 7 ट्रेड सही हैं जिसमें आपको 3 गुना या 4 गुना रिटर्न आ रहा है और 3 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस जो आपने फॉर्म कर रखे हैं कि उससे नीचे आप शेयर को नहीं रखेंगे वो हिट कर जाते हैं, तो भी अगर मान लीजिए 4 ट्रेड्स में आपको या आपको 6 या 7 ट्रेड में आपको 6 ट्रेड में आपको 4 गुना प्रॉफिट हुआ और 4 ट्रेड में 4 रुपए का नुकसान हुआ और 6 ट्रेड में 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 24 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपए का नुकसान हुआ, ओवरऑल आपका प्रॉफिट फिर भी 20 रुपए होता है, वो भी 10 रुपए लगा करके, या जिस भी रेशियो में आप पैसे लगा रहे हैं। तो आपको करना यह है कि आपको अपने लॉस को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को आपको होल्ड करके रखना है। पर आपने सही बाय किया और उसे बिल्कुल सही तरीके से आप पकड़ कर बैठे हुए हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। मुश्किल ये होती है कि जैसे ही रिटर्न आना शुरू होता है हमें प्रॉफिट देखा नहीं जाता और हम उसे जल्दी बुक कर लेते हैं,
ये गलती जनरली शुरुआत में इन्वेस्टर्स करते हैं, लेकिन कोई गिरता हुआ स्टॉक हो, उन्हें लॉस आ रहा है, तब उसे वो होल्ड करके बैठ जाते हैं और उससे निकलने की कोशिश नहीं करते। जैसा करना चाहिए, हम इंसानी फितरत में जस्ट ठीक उसका उल्टा करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। फिर हम आते हैं अगले पैटर्न पर, इसको हम कहते हैं मल्टीपल बॉटम पैटर्न। ये ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न भी हो सकता है और मल्टीपल बॉटम भी हो सकता है। क्या होता है, इसमें स्टॉक गिर रहा होता है और एक पर्टिकुलर प्राइस पर आकर बार बार बाउंस करता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं बढ़ पाता है। वहां पर फिर से आप एक लाइन खींच सकते हैं जिस प्राइस पर जाकर बार बार स्टॉक अटक रहा है, और जैसे ही उस प्राइस को स्टॉक क्रॉस करता है और आपको नीचे वॉल्यूम दिखाई देता है, आप उसे बाय कर सकते हैं और उसके बाद ट्रेंड को राइड करके आप आगे बढ़ते रह सकते हैं और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मिनिमम प्रॉफिट फिर से जितनी इस बॉटम की डेप्थ होगी नेकलाइन से, उतना आपको मिलना चाहिए, उतना आप टारगेट जरूर लगाएं और बाद में अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल करते चले जाएं। इसे हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आगे की क्लासेस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप कैसे अपना प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा सकते हैं और स्टॉप लॉस किस जगह पर लगाना चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, चार्ट में हमें कब इंटर करना है, कब एग्जिट करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राइट। और हम कुछ चार्ट्स पर चलते हैं, मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूं जहां पर आपको लाइव मार्केट में जो अभी चार्ट चल रहे हैं वहां पर शायद आपको कुछ समझ में आ पाए कि इस चार्ट पे आपने इस वक्त बाय किया होता तो क्या होता, राइट। तो अब मैं दूसरी स्लाइड पर जाता हूं इसे स्टॉप करके। ये है आपका चार्ट, लाओपाला का मंथली चार्ट। लाओपाला एक ऐसी कंपनी है जो नाम जरूर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंपनी है ये बनाती है ग्लास, जो बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज होता है उस तरह के ग्लासेस। और आप देखेंगे कि ये डिफरेंट 2018 से लेकर के 2021 तक इसने एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया। और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है जहाँ मेरा कर्सर है, और जैसे ही इसकी नेकलाइन से ब्रेकआउट आया, जरा नीचे देखिए आप वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम में एक सडन जंप आया और इसके बाद इस जो ये कैंडल है जिसने जहां से ब्रेकआउट आया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके आपने अगर इस कैंडल के एंड में, मंथ के एंड में आपने खरीद लिया होता, तो आप देख सकते हैं कि अभी एक महीने के अंदर ये जो स्टॉक है वो 331 रुपीज से लॉ पहुंच गया है इस समय 438 रुपीज पर। तो एक महीने 438 पर ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक महीने के अंदर 33% रिटर्न आपको और कहाँ मिलता है। लेकिन अभी आप इस चार्ट में बने रह सकते हैं और आप इंतजार कर सकते हैं कि इस लेग लाइन की जितनी डेप्थ थी, ये जो डेप्थ थी यहाँ से लेकर के इस बॉटम तक थी, उतना रिटर्न इस स्टॉक को कम से कम देना चाहिए। तो आप खुद भी आप चले जाइए, मेरे कहने से मत मानिए, आप अपने डीमेट अकाउंट आपके पास है तो आप ओपन कर लीजिए, अदरवाइज डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए हम आपको लिंक भी दे देंगे। आप वहां से आज के जो वीडियो अपलोड होगा उसमें डीमेट अकाउंट के लिए लिंक होगी, आप चाहें तो उसे क्लिक करके डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आपकी चॉइस, आप किस ब्रोकर के पास खोलना चाहते हैं। हम लोग जनरली ऐसे ब्रोकर्स को सजेस्ट करते हैं जहां पर आपको कमीशन कम से कम लगे और आपको सारी सुविधाएं मिल पाए। यूजुअली देखा जाता है कि जो फुल टाइम ब्रोकर्स, जो कंसेशन ब्रोकर्स होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा आपको सर्विस दे पाते हैं और वहाँ पर आपको चार्जेस कम लगते हैं। लेकिन आप महीने में अगर 2-4 ट्रेड ही करते हैं तो चार्जेस की कोई खास बात नहीं है। आप डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है पूरी तरह से कि आप कैसा ब्रोकर चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जाएं और मंथली चार्ट लगाएं। देखिए, इसी चार्ट को अगर मैं वीकली कर दूंगा तो पिक्चर अलग बनेगी और वीकली चार्ट पर ये ऐसा दिखाई देता है, लेकिन अगर इसे मैं मिनिमाइज करूंगा तो फिर आपको ये राउंडिंग बॉटम बड़ा ही क्लियर और क्लियर आपको दिखाई देने लगेगा कि यहाँ पर ये राउंडिंग बॉटम है और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया हुआ है। ये वीकली चार्ट है। तो आपको मंथली या वीकली चार्ट ही देखना है, आपको वैसे चार्ट नहीं देखने हैं जहां पर 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल बनती। आप चेंज करते जाएंगे। अगर मैं इसे चाहूँ तो फ्यू सेकंड्स के अंदर 1 मिनट की कैंडल पर चेंज कर सकता हूँ और 1 मिनट की कैंडल पर चेंज करते ही आपको लगेगा अरे ये स्टॉक तो गिर रहा है, आप इस स्टॉक को बाय करने की बात कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये एक दिन का चार्ट है भाई, एक दिन में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट होती है कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 सालों के लिए।
और इस वजह से आपको कोशिश ये करनी है कि आप 1 मिनट की कैंडल ना देखें, आप वीकली कैंडल देखें या आप मंथली कैंडल देखें, जिससे आप उस स्टॉक को बाय करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। फिर मैं वापस आता हूँ, आप से ये गुजारिश है कि आप स्टॉक चूज करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। किस तरह की बातों का ध्यान आपको रखना है? तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सामान्यतया गवर्नमेंट कंपनीज को बाय ना करें। गवर्नमेंट कंपनीज को, मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट कंपनीज आपको लॉस ही देंगी, लेकिन वहां पर ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, प्रॉफिट मेकिंग वहां पर मोटिव ही नहीं होता है। और आपको भी एक्सपीरियंस होगा गवर्नमेंट बैंक का और प्राइवेट बैंक का, आप अच्छे से जानते हैं कि कितना अंतर होता है सर्विसेज में और प्रॉफिट अर्न करने में भी। तो आपको करना ये है कि गवर्नमेंट कंपनीज पे इन्वेस्ट करने की बजाय, आप बहुत बढ़िया कंपनी है, कुछ महारत्ना कंपनी है, कुछ नवरत्ना कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन आपको पैसा तो अपनी ऐसी जगह रखना है ना जहां आप रखें पैसा और वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाए। आपका पैसा सेफ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एफडी से बेटर रिटर्न बन जाए या एफडी जैसा रिटर्न मिले, हम एनटीपीसी में इन्वेस्ट कर लेंगे, हम पावर ग्रिड में इन्वेस्ट कर लेंगे, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर लेंगे, हम बीएचईएल में इन्वेस्ट कर लेंगे, तो वहां पर शायद आपको डिविडेंड अच्छा मिल जाए और आपको 6% 5% का डिविडेंड मिल जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा ही सेफ रिटर्न चाहिए तो आप एफडी में चले जाइए, वहां ज्यादा सिक्योरिटी है, फिर स्टॉक मार्केट में आने की जरूरत ही क्या है। तो आप समझिए बात को कि आपको कोशिश करना है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में, ऐसी कंपनी में जिनके प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, समझिए कि शेयर मार्केट में है करीब करीब 8,000 कंपनी जो लिस्टेड है एनएससी बीएससी मिलाकर। आप उन कंपनीज में जब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उन कंपनीज में होता क्या है, कि आपको इस तरह कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो महीने में एक ही बार ट्रेड होता है, एक ही ट्रेड होता है, आपको ऐसी इलिक्विड कंपनीज जिसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप टॉप 500 कंपनीज को देखेंगे, जिसको बोलते हैं एसएमपी 500 कंपनीज, उनमें से आप कंपनीज चूज कीजिए, ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी ना हो, या फिर ऐसी कंपनी ना हो जिनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो। पॉलिटिकल कनेक्शन मतलब जो किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलती है। हमने देखा जेपी ग्रुप के स्टॉक में, या हमने देखा सहारा के स्टॉक्स में क्या हुआ, और जब उनके फेवर की सरकारें नहीं रही तो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरा और किसी कीमत के नहीं रह गए। इस तरह से आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाली कंपनी ना लें। आप डिसीजन इस तरीके से लें कि कोई कंपनी जो यूजुअली जिसका नाम आप जानते हैं, जो शेयर मार्केट में यूजुअली ट्रेड करती है, अच्छे वॉल्यूम होते हैं, ऐसी कंपनीज में से इन चार्ट पैटर्न को खोजें, और जो इसके पहले फंडामेंटल जो रीजन बताए हुए हैं वो फंडामेंटल तरीके से उन स्टॉक को खोजें, और फिर आप उनमें से स्टॉक चुनें। और आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका मोटिव है टेम्पररी प्रॉफिट नहीं कमाना, बल्कि वेल्थ क्रिएट करना। आप प्रॉफिट अर्न करने नहीं आए हैं, आप वेल्थ क्रिएट करने आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई स्टॉक जो लंबे समय से स्टेबल चला रहा है एक लेवल पर और ब्रेकआउट देता है, तो जितना लंबा उसके पीछे कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट सफल होने की उतनी ज्यादा संभावना है। जो स्टॉक काफी दिनों से एक ही प्राइस पर बना हुआ है, कई सालों से, कई महीनों से, और जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो इस बात की संभावना ज्यादा अच्छी है कि वो ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट दे दे और आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल पाए। तो इसलिए आप इस बात की कोशिश अवश्य करें कि स्टॉक चूज करते समय इस बात की जल्दबाजी ना करें कि इसे आज नहीं खरीद पाया तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, शेयर मार्केट में हर दिन आपके पास मौके हैं, और हर दिन आप कोशिश करें कि आप हर दिन आप कोशिश करें कि आप 2-4 चार्ट जरूर देखें। जब भी आपको टाइम मिले आप चार्ट देखें, और चार्ट देखने के बाद कोशिश करें कि आप उन चीजों पर पहुंच पाए जहां पर आपको सही स्टॉक चूज करना है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप शुरुआत में देख सकते हैं कि किस तरह के स्टॉक को आपने बाय किया होता तो क्या आपको मिल पाता। एग्जिट आपको तब करना है जब वो ट्रेंड जो लगातार स्टॉक बढ़ता चला जा रहा था वीकली चार्ट पर, और उस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तब आप एग्जिट कर जाएं। लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, किस तरीके से किस स्टॉक से एग्जिट करना है, हम अगले वीक डील करने की कोशिश करेंगे कि, लेकिन आपको एंट्री पॉइंट आज समझना चाहिए और अभी आप जल्दबाजी ना करें। आप डीमेट अकाउंट ओपन करें, चार्ट देखना शुरू करें, और स्टडी जरूर करें, पैटर्न्स को देखें, प्राइस को देखें, वॉल्यूम को देखें, और चीजों को समझने की कोशिश करें, और इस मन में इस बात को मान लें कि आपने इस प्राइस पर ये शेयर खरीदा, आपका डिसीजन ऐसा है, और देखें कि अगले 10 दिन 15 दिन में उसका क्या होता है। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप अपने हार्ड अर्न मनी को, जो आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, उसे इन्वेस्ट करें। किसी भी व्यक्ति की सलाह में, किसी भी अपने फ्रेंड की सलाह में ना आए कि भाई इस पे इन्वेस्ट कीजिए, बड़ा तेजी से बढ़ेगा। ज्यादातर ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है
हो सकता है उसने बलवन साथ में ही कहा हो, लेकिन उसे ही नहीं मालूम कि स्टॉक नीचे गिर जाएगा, और उसकी बगैर स्टडी की वजह से, क्योंकि उसने भी कहीं से सुना था और आपको कह दिया, वो स्टॉक नीचे गिर जाता है और फिर आप उसे साल भर रखे हुए बैठे रहते हैं, कई सालों तक, और बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो हमने इन्वेस्ट किया था, अब हम नहीं करने वाले, वहां पर वहां से अच्छा तो हमारा यहाँ का ही रिटर्न आ गया, वो पैसे तुम्हारे डूब गए। भाई आपने बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया, आपने बगैर सीखे इन्वेस्ट कर दिया। तो स्टॉक मार्केट इतनी भी आसान जगह नहीं है, आपको सीखना सोचना समझना पड़ेगा, और तभी आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको फायदा मिल पाएगा। अब मैं अगली स्लाइड पर आता हूं, और क्योंकि काफी लोग नए हैं और उन्हें बेसिक टर्म्स समझने की भी जरूरत है, तो वो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रोमा सिंह इन टर्म्स को एक के बाद एक आपको समझाएंगी। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप डिफरेंट लोगों से सुनेंगे, तो आपको ये टर्म्स काम में आएंगे, और बगैर इन टर्म्स के आप चीजों को, जो डिफरेंट एनालिसिस होते हैं वीडियोस पर, टेलीविजन चैनल्स पर, आप नहीं समझ पाएंगे, और ट्रेड करते समय भी इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों को जरूर समझें। प्लीज। धन्यवाद प्रियांश। तो आज आपको प्रियांश ने बताया कि कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि चार्ट में ट्रेंड क्या चल रहा है। और यहाँ सबसे पहली टर्म जो है वो वही है बुलिश ट्रेंड। तो बुलिश ट्रेंड का मतलब होता है अप ट्रेंड, यानी कोई चार्ट में ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे टीसीएस का हमने देखा था, तो उसका पिछले 2-3 सालों से अच्छा बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो इंक्रीज इन बाइंग, बुलिश ट्रेंड का मतलब है इस पर्टिकुलर शेयर को लोग खरीद रहे हैं और ये ऊपर ही जाता जा रहा है। बियरिश ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, जब इंक्रीज इन सेलिंग हो जाता है, यानी एक बार अगर अपने मूविंग एवरेज से कोई भी शेयर नीचे आ जाता है तो उसको माना जाता है ये डाउन ट्रेंड है। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि मूविंग एवरेज जो एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल है उसको हम कैसे यूज कर पाते हैं। तो बुलिश ट्रेंड है ऊपर जाना, बियरिश ट्रेंड है नीचे आना। और ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो बहुत अच्छी कंपनीज मानी जाती हैं, उनके स्टॉक्स होते हैं। अच्छी कंपनीज किस टर्म में, यानी उनका प्रॉफिट मेकिंग बहुत अच्छा है, उनका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी के पास काफी अच्छे एसेट्स हैं, और किसी भी केस में यहाँ आपका पैसा डूबेगा नहीं। ये कंपनीज बीएससी और एनएससी स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 30 या 50 में रहती हैं, वो ब्लू चिप स्टॉक्स कंपनी होती हैं। स्क्वायर ऑफ है, यानी कि आपने कोई चार्ट, अगर कोई स्टॉक खरीदा और आप उससे बाहर आ गए तो उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करना, यानी आपने वो स्टॉक को सेल कर दिया। जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस की, वहां भी जब हम अपनी पोजीशन से बाहर आ जाते हैं तो उसे हम स्क्वायर ऑफ कहते हैं। रैली क्या है? अभी जो लेटेस्ट चार्ट प्रियांश ने आपको दिखाया था उसमें वो रैली थी। रैली यानी अपसाइड मूव्स ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। बहुत जल्दी से जब कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, और उसी को हम रैली भी बोलते हैं। करेक्शन क्या है? करेक्शन वो है जब चार्ट ऊपर जा रहा होता है तो थोड़ा सा नीचे गिरता है, फिर ऊपर जा रहा है कोई भी स्टॉक का प्राइस, फिर थोड़ा सा नीचे आता है। अ डिक्लाइन इन प्राइस फ्रॉम इट्स मोस्ट रिसेंट पीक इज नोन एज करेक्शन। ये अप टू 10% होता है। उससे ज्यादा होगा तो हम करेक्शन नहीं कहेंगे, उसको क्रैश कहेंगे। एन एब्रप्ट ड्रॉप इन शेयर प्राइस इज अ क्रैश, एंड अ स्लो ड्रॉप इन अ शेयर प्राइस। सो कोई भी शेयर का प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जाता। जब आप डेली चार्ट, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब प्राइस बढ़ता है तो धीरे धीरे करेक्ट होकर ऊपर जाता है, तो उसी को हम करेक्शन बोलते हैं। और क्रैश जब एकदम से नीचे गिर जाए तो क्रैश बोलते हैं। क्रैश कुछ स्पेसिफिक केसेस में होता है, जैसे मार्केट क्रैश किया था जब फर्स्ट टाइम कोरोना की सबसे पहली लहर थी, तो इंडियन मार्केट लास्ट ईयर मार्च में क्रैश हुआ था, तो शेयर प्राइसेस भी क्रैश हुए थे, एब्रप्टली नीचे आ गए थे। बोनस शेयर हम किसको बोलते हैं? एडिशनल शेयर विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी। बहुत अच्छी कंपनीज जो अच्छी ग्रोथ करती हैं, जैसे कि विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये कंपनीज क्या करती हैं, ये बोनस शेयर दे देती हैं। जब कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है तो वो ऐसा डिसाइड करती है 2:1 की रेशियो में देंगे, यानी किसी के पास 10 शेयर है तो 5 उसको बोनस में मिल जाते हैं। तो वो जो रेशियो होती है वो डिसाइड करती है कि भाई कितने शेयर्स किसी पर्सन को मिलेंगे। तो जो ये शेयर्स उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास पहले से उस कंपनी के शेयर होते हैं। डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज अर्निंग। तो जैसे ऊपर बोनस शेयर दिखाया गया, तो वो भी एक डिविडेंड का मेथड है, यानी कुछ केसेस में कंपनी शेयर के फॉर्म में दे देती है प्रॉफिट को, कुछ केसेस में कंपनी सिर्फ मनी दे देती है। तो वो कैश मनी जब देती है तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जब वो शेयर्स के फॉर्म में देते हैं तो उनको बोनस शेयर बोला जाता है। इंट्राडे उन ट्रेड्स को कहते हैं जो आप एक ही दिन में करते हैं।
एक दिन में कैसे आप ट्रेड करेंगे? सपोज आप ये नहीं चाहते कि आप कोई बर्डन रखें, ये इन्वेस्टमेंट की चीज नहीं है, ये ट्रेडिंग की चीज है, तो आप क्या करते हैं कि आप आज लगा के देखते हैं, आपको लग रहा है अपने इंस्टिंक्ट से और चार्ट को चेक करके सब चीजों को देख के कि ये शेयर तो आज 10-15 रुपए कम से कम बढ़ेगा, तो आप क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं इंट्राडे में और सेम डे ही बेच कर निकल जाते हैं। अगर आप नहीं बेचते तो जो आपका ब्रोकर है वो उस पोजीशन को शाम को सेटल कर देगा। इंट्राडे का एक एडवांटेज ये होता है कि हमको वहां मार्जिन मिल जाता है, यानी अगर आपके पास उतने पैसे भी नहीं है शेयर खरीदने के तो भी ब्रोकर्स इसमें सपोर्ट करते हैं और कुछ मार्जिन मनी आपको वहां यहाँ मिल जाती है। हेलो, एक्सक्यूज मी, लेट मी चेक, ये स्लाइड में चल रही आगे। नहीं, मैंने चेंज कर दिया, आप डिलीवरी पे आइए। अच्छा, थैंक यू सो मच। सो डिलीवरी स्टॉक्स विल बी एडेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। डिलीवरी क्या है कि जब आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, इंट्राडे के केस में स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं आता है, डिलीवरी के केस में स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आता है और आप उसे बाद में जब भी चाहे जब सेल करेंगे। तो जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप डिलीवरी मोड में ही बाय करेंगे। आईपीओ इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है? जब सबसे पहली बार कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो वो अपना आईपीओ इशू करती है और वहां बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत कम रेट में वो शेयर्स मिल जाते हैं। तो आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ये देखकर कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी अपनी पूरी डिटेल्स मार्केट में लाती है और उसके बाद ही आईपीओ को वो लोग इशू करते हैं। ये एक मेथड होता है फंड रेजिंग का। कंपनी फंड रेज करना चाहती है तो वो अपने कुछ परसेंटेज कंपनी की मार्केट में लोगों के लिए ऑफर करते हैं। ब्रोकर्स क्या है? वो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं स्टॉक मार्केट में, जो जिनके थ्रू हम बाय और सेल करते हैं। हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से बाय नहीं करते शेयर्स, हम ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं। जैसे जीरोधा एक ब्रोकर है, या अगर आपका आईसीआईसीआई में अकाउंट है या एचडीएफसी है, सो यू आर बाइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर ब्रोकर। पोर्टफोलियो हमारा कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। जो आपका पोर्टफोलियो है वो दो तरह का होता है। एक आपका होता है शेयर्स का पोर्टफोलियो, जिसमें आपके सारे शेयर्स दिखाई देते हैं उस पर्टिकुलर ब्रोकर की वेबसाइट पर जहां से आपने बाय किया है। तो और एक पोर्टफोलियो होता है आपके वो सारे सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का जो लेजर है, जिसमें आपका सब कुछ आप लिख कर रखते हैं, या आप इसे वेबसाइट पे भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कितना इंश्योरेंस में सेविंग किया है, इंश्योरेंस की फॉर्म में आपका पैसा है, कितना पैसा आपका एफडी की फॉर्म में है, कितना आपने पीपीएफ में डाला है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। और स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आप ब्रोकर की साइट पर चेक कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? वो सेंट्रलाइज लोकेशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स है, जहां वो सारा लेखा जोखा रहता है। जो भी स्टॉक्स आप बाय और सेल करते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस ही वो सारे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से बनाते हैं, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी की लिस्टिंग होती है या उसकी पोजीशन स्टॉक मार्केट में डिसाइड होती है। मार्जिन इज द मार्जिनल लोन फ्रॉम ब्रोकर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब आप इंट्राडे करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। जितना पैसा आपके अकाउंट में नहीं भी होता उतने पैसे का आप स्टॉक बाय कर सकते हैं, बट फॉर दैट पर्टिकुलर डे ओनली। सो दैट इज द मार्जिनल मनी। मार्जिन मनी हम तब भी यूज करते हैं जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। Index is the selected stock list on BSE and NSE. BSE is Bombay Stock Exchange and NSE is National Stock Exchange. तो NSE का जो इंडेक्स है या NSE पर जो हम निफ्टी की वैल्यू जो हमारी आती है वो निफ्टी के टॉप 50 शेयर्स की वैल्यू है। यानी NSE पर जो टॉप 50 शेयर्स हैं उनका वेटेड एवरेज इज द वैल्यू ऑफ निफ्टी। एंड BSE का भी ऐसा ही है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 30 शेयर्स हैं उनका वेटेड एवरेज ही BSE की वैल्यू होती है। बिड प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस अ बायर विल पे टू बाय। जैसा आप कहते हैं भाई इससे ज्यादा तो मैं नहीं खरीदूंगा ये चीज, तो वो बिड प्राइस जो आप कोट कर रहे हैं किसी शेयर को बाय करने के लिए, तो वो आपका बिड प्राइस है। और आस्क प्राइस इज द लोएस्ट प्राइस सेलर विल सेल। सेलर कहते हैं भाई इससे कम पे नहीं बेचूंगा ये मैं। तो ये आप लिमिट लगाकर डिसाइड कर सकते हैं। जब आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि आप मार्केट वैल्यू पर बाय या सेल ना करें, आप लिमिट पर बाय या सेल करें, तब आप अपनी वैल्यू वहां कोट कर सकते हैं। बिड एंड आस्क स्प्रेड इज दैट डिफरेंस जो आस्क और बिड प्राइस में है। कभी कभी क्या होता है कोई शेयर्स में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही होती है, तो वहां ही बहुत इजीली विजिबल हो जाता है उस वक्त कि आप जो
बेचने वाला बैठा है और जो खरीदने वाला बैठा है, उन दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस है, दैट इज बिड एंड आस्क स्प्रेड। Yes, please change the slide now. Yes, LTP, last traded price, is the price in which trade is going on. जब आप अगर खरीदने जाते हैं किसी भी साइट पर, तो आप वहां देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है या करंट मार्केट प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर शेयर का। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जब आप ट्रेड कर रहे हैं और करंट मार्केट प्राइस जब आप किसी भी वक्त देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के टाइम में तो वो प्राइस चेंज होता रहता है, लेकिन जब ट्रेड नहीं हो रही तो शेयर का प्राइस आप करंट मार्केट प्राइस कहलाता है। ओपन प्राइस ऑफ स्टॉक वो है जो आप जब मार्केट ओपन हो रहा है सुबह के वक्त, उसका प्राइस उस वक्त क्या है, वो ओपन मार्केट प्राइस है, ओपन प्राइस ऑफ दैट स्टॉक है। हाई इज द डेज हाईएस्ट वैल्यू, जब ट्रेडिंग हो रही है तो उस वक्त तक का हाई आप चेक कर सकते हो, जब ट्रेड बंद हो गया है तो उस पर्टिकुलर डे का एक मैक्सिमम हाई रहेगा जो हाई डेज हाईएस्ट प्राइस कहलाता है। प्रीवियस हाई इज द लास्ट डेज हाईएस्ट प्राइस, प्रीवियस लो इज द लास्ट डेज लोएस्ट प्राइस, यानी पिछले दिन का सबसे ज्यादा और पिछले दिन का सबसे कम। ये हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम जब यूज करते हैं जब हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी हम आज ही खरीद कर आज बेच रहे हैं, या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज खरीद कर हमको विद इन वीक बेचना है वो स्टॉक। तब ये जो लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि पिछले दिन का हाई क्या था, पिछले दिन का लो प्राइस क्या था, पिछले दिन ये शेयर कितने प्राइस पर क्लोज हुआ था। सो प्रीवियस क्लोज इज द लास्ट डेज क्लोजिंग प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कल भी प्रियांश ने आपको बताया था, ये कंपनी फंडामेंटल्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इससे हमें पता चलता है कि उस कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है। ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय total number of shares multiplied by share price is the total value of company shares. Yes, so trading session in India is 9:15 to 3:30 PM, यानी इसी टाइम ड्यूरेशन में आप बेच या खरीद सकते हैं। इसके बाद अगर आप कुछ बेचना या खरीदना डिसाइड करते हैं तो आप वो बिड प्राइस अपना लगाकर छोड़ सकते हैं। कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। Limit order is the specific price on which you want to buy or sell, and market order is the current market price पे आपका बाय हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप बाय या सेल कर रहे हैं तो अगर आप इमीडिएटली बाय और सेल करना चाहते हैं, आप ये नहीं देखना चाहते कि क्या प्राइस चल रहा है, तो आप मार्केट ऑर्डर लगाएं। अदरवाइज इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप स्पेसिफिक प्राइस कोट करें, तो आप यानी आप लिमिट ऑर्डर लगाएं और अपना एक प्राइस मेंशन करें कि इस प्राइस पर मैं बेचना चाहता हूं और इस प्राइस पर मैं खरीदना चाहता हूं, देन यू विल सेव सम मनी। थैंक यू प्रियांश। थैंक यू। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, कुछ जोड़कर बताना चाहता हूँ। आईपीओ में हम देखते हैं कि आईपीओ में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आईपीओ में पैसे लगाएंगे तो फायदा होगा, लेकिन जो पेटीएम के इन्वेस्टर्स हैं या पीछे कुछ कंपनीज जिनका आईपीओ आया, हमने देखा कि वो हाईली प्राइस्ड है। जनरली क्या होता है, जब मार्केट ऊपर बढ़ जाता है और काफी तेजी से बढ़ता है तो ढेर सारी कंपनीज अपने आईपीओ लेकर आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि हमें बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा, और इस चक्कर में होता यह है कि जो मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपनी के शेयर का प्राइस होना चाहिए उससे ऊपर वो शेयर्स ऑफर करते हैं, और इस आदत में नए इन्वेस्टर्स की नहीं, कोई भी आईपीओ लगाएंगे अच्छा पैसा मिल जाएगा, वो उसे बाय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा सामान्यतया नहीं करना चाहिए जब तक आप एनालिसिस से ये ना समझ पाएं कि ये आईपीओ जो आया है ये थोड़े बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सही प्राइस है या नहीं, ये बिजनेस आप खरीद रहे हैं, जिस बिजनेस का पार्टिसिपेशन आप कर रहे हैं उस पे सही प्राइस है या नहीं। इसलिए हर एक आईपीओ में फायदा होने की संभावना नहीं होती। एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, अगर आप देख लें कि हालांकि ये तरीका बहुत ही कम टाइम के लिए है कि शेयर पे आपको लिस्टिंग गेन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसको देखने के लिए आप चेक कीजिए कि जो भी आईपीओ आया है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका क्या चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर अच्छा खासा चल रहा है तो आप आईपीओ में जरूर अप्लाई कीजिए। ध्यान रखिएगा, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी प्राइस उसी की बढ़ेगी, और जिस चीज की डिमांड नहीं होगी उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। अगर ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं, जो आईपीओ में शेयर मुश्किल से मिलता है, उसको उस पर ही आपको लिस्टिंग गेन ज्यादा होने की संभावना होगी, क्योंकि वो सस्ते में कंपनी ऑफर कर रही है इसलिए लोग खरीद रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज महंगे में होगी और अप्लाई करने वाले, कई बार क्या होता है, आपने स्टार हेल्थ का आईपीओ देखा, पूरा भर ही नहीं पाया। जितने शेयर बेचने के लिए थे, जितने कंपनी ऑफर कर रही थी, उतने लोग लेने वाले नहीं थे। 0.8% ही 0.8 या 80% ही शेयर्स जो हैं वो लोगों ने बाय करने की कोशिश की। और डेफिनेटली अगर ऐसा शेयर मार्केट में आएगा
तो जब डिमांड नहीं है तो उस प्राइस चीज की वैल्यू गिरेगी। ये बहुत ही सिंपल रूल है अर्थशास्त्र का कि डिमांड और सप्लाई, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइसेस नीचे गिरेंगी और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ऊपर बढ़ेंगी। ठीक है। एक बात और, जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर हैं, जो 3:30 के बाद भी आप एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, हालांकि आप अगर नए इन्वेस्टर हैं तो इस पर अभी ना जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मालूम होता है कि इस शेयर को आपको खुलते ही खरीदना है और आप अगर खुलने से बाद देर करेंगे तो आपको ये शेयर काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा और आप नहीं खरीद पाएंगे। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर या प्री मार्केट ऑर्डर होते हैं, वहां पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ढेर सारे ब्रोकर्स इसकी सुविधा देते हैं और वहां पर अपना प्राइस आप डाल सकते हैं और चांस होगा कि आपको शेयर के मिलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। और एक ही रेट पर मान लीजिए 100 लोग ऑर्डर डालते हैं तो उसका ऑर्डर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा जिसने ऑर्डर सबसे पहले डाला था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है। तो इस जगह हम आज का ये जो हमारा सेशन था, ये हम अपनी तरफ से जो बोलने वाला पार्ट है वो खत्म करते हैं। और हम चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछें। किसी भी तरह की बात, इस बात से ना हिचकिचाएं कि बाकी लोगों को मालूम है और मुझे नहीं मालूम तो यहाँ कैसा लगेगा। प्लीज जरूर पूछें। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और पूछें प्लीज। खुशी की बात यह है कि शरद गोपाल जी, दिनेश सोनी जी और मेरे कॉलेज के कुछ मित्र, काफी लोग यहाँ पर आकर जुड़ते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कम से कम इस माध्यम से उनसे जुड़ पाता हूँ। छत्रपाल सिंह कौशिक, दिनेश सोनी, गोपाल जी, नवीन, सो मेनी, कॉलेज से भी काफी लोग हैं। प्लीज अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे, अगर आप चाहते हैं कि आप बोलना ही नहीं चाहते तो आप चैट बॉक्स पे लिख दें, हम उससे भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस सेशन को दोबारा देखना चाहते हैं, हम इस सेशन को यूट्यूब पे जरूर अपलोड करेंगे और आपको इसकी रिकॉर्डिंग हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां जाकर के यूट्यूब लिंक आप सर्च कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल वहां मिलेगी। मैंने चैट बॉक्स में यूट्यूब लिंक डाल दी है जिससे आप चाहें तो क्लिक करके और इस यूट्यूब चैनल पे उस YouTube चैनल पे किसको, नवीन जी, किसको होल्ड करें या सेल करें, किस चीज को होल्ड करना है या सेल करना है? पेटीएम। देखिए, ऐसी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। हालांकि मैं शेयर बाय शेयर सलाह देने के लिए अभी ना तो इच्छुक हूं ना ही इसके लिए कैपेबल समझता हूं अपने आप को। पेटीएम का शेयर जो है आपने जो खरीदा हुआ है उसकी वो पहले ही ओवर प्राइस था और काफी, हाँ मुझे मालूम है 150 रुपए में आईपीओ में आपने लिया हुआ है और वो गिर करके 1000 रुपए से भी नीचे आ गया और एक जंप आया है। इसको ऊपर जाने में 2-3 साल का, आपका प्राइस आने में कम से कम 3 साल का समय लग सकता है आपका प्राइस आने में। और अगर पेटीएम की हालत सुधरती है और जैसा उनका रिकॉर्ड बता रहा है कि उनके लॉसेस कम होते चले जा रहे हैं, अभी भी पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको लगता है कि अ, नहीं और इसमें ना घुसे अभी, जब तक अच्छा खासा जंप ना आए, 1600 रुपए के ऊपर या स्टेबल ना हो जाए तब तक इसमें एवरेज ना करें। एवरेज करके हो सकता है शेयर और नीचे आ जाए, प्राइस ऑलरेडी आधे से कम वैसे ही हो चुका है, इसलिए एवरेज करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ आपको अपनी अपने मन की बात बता रहा हूँ। आपको शेयर को खुद ही देखना है और खुद ही डिसाइड करना है। तो आपको पेटीएम में, मेरे हिसाब से, मैं आपकी जगह होता तो मैं एवरेज नहीं करता जब तक वो 1600 से ऊपर नहीं जाता। 1600 ऊपर जाएगा तब हम देखेंगे कि उसे एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर एक अच्छा उछाल मिलता तो मैं यहां से निकलकर कोई दूसरा शेयर बाय कर लेता। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। गिरते हुए शेयर को नहीं पकड़ना चाहिए, मैंने आज भी आपसे कहा था, गिरते हुए चाकू को पकड़ेंगे तो हाथ कटेगा ही। और कोई प्रश्न? ओके राइट, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। और फिर हम मिलेंगे। देखिए, ये आर पावर शेयर भी, इस तरह के शेयर्स में बिल्कुल ना जाएं जहां पर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। आर पावर का शेयर, हालांकि कुछ उनके पास कोल माइंस हैं और कुछ उसने रिकवरी दिखाई है, लेकिन मार्केट में 8000 शेयर हैं। आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, वहां से पैसा कमाइए। ऐसे शेयर्स में हमें क्यों जाना है जहां पर जिसका भविष्य निश्चित नहीं। हम ऐसी जगह जाएं जहां पर इस बात की संभावना है कि वो बढ़ा है, बढ़ रहा है और बढ़ेगा। चलती हुई गाड़ी में बैठिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। राइट।
ओके, धन्यवाद शैलेंद्र भाई को भी नमस्कार। और मैं इस मीटिंग को एंड करता हूं और अगले सैटरडे हम फिर से हिंदी और इंग्लिश में मिलने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। हम एक टेलीग्राम चैनल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं जिससे सब लोगों को एक साथ लिंक दे पाएं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ अपना नंबर मुझे सेंड कर दें जो टेलीग्राम में उनका है, तो वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। हम एक एक को लिंक भेजते हैं, वो एक ही साथ सभी लोगों को लिंक मिल पाएगी। आपके पास मेरे नंबर हैं या आपके पास रोमा मैडम के नंबर है, अपने नंबर जो आपके टेलीग्राम पर हैं वो प्लीज़ हमें भेजिए। फ़ोन पर भेजिए प्लीज़, यहाँ नहीं, यहाँ पर नोट करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले